नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, मेंबरशिप लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि सिटीजन वॉइस शो जनता की आवाज़ है, सिविल सोसाइटी की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है। और आज हम चर्चा करेंगे चाइना के स्टेबल कॉइन के। जब आपको याद होगा, एक जीनियस एक्ट आया था, गाइडिंग एंड स्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन एक्ट। ये साइन किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने जुलाई 18 2025 में, और फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फेडरल फ्रेमवर्क बनाया था पेमेंट स्टेबल कॉइन्स का। यानी कि इसको सिंपल टर्म्स में समझें कि आप एक गेमिंग जोन में जाते हैं, आप उनको $100 देते हैं, वो आपको $100 के स्टेबल कॉइन्स देंगे, आप उनको गेमिंग जोन में ही यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए, और अगर आपके पास बचेंगे तो आपको वो वापस करके अपने डॉलर मिल सकते हैं। चाइना ने इसका एक तोड़ निकाला है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। ये मैंने बात तो की जीनियस एक्ट की। जीनियस एक्ट में जुलाई 18 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ऑर्डर आया था, साइन किया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने 2027 में स्टेबल कॉइन्स लॉन्च करने का प्लान बनाया था। ये रीइंफोर्स करने के लिए था यूएस डॉलर डोमिनेंस को ग्लोबली। ओनली परमिटेड इशुअर्स यानी कि सब्सिडरीज ऑफ इंश्योर्ड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, फेडरल क्वालिफाइड नॉन बैंक्स और स्टेट क्वालिफाइड इशुअर्स विद कैप्स who have less than or equal to $10 billion can issue stable coins for US persons। इसको लॉन्च करना था जनवरी 18 2027 में, और अर्लियर फाइनल रूलिंग 120 दिन की थी। रेगुलेटर्स इसमें FDIC, OCC, फेड रिजर्व एक्सेट्रा थे। अब ये डिटेल्स जो थी इनकी जुलाई 18 2026 में लाइसेंसिंग, कस्टडी, कैपिटल कंप्लायंस की फाइनल होनी थी। इधर पीपल बैंक ऑफ चाइना PBOC अपना ई युआन लॉन्च करता है। मैं तो पहले तो ये समझना चाहता हूं ये ई युआन क्या है और किस तरीके से ये डॉलर हेजेमनी, डॉलर डोमिनेंस जिसको स्टेबल कॉइन के थ्रू रीइंफोर्स किया जा रहा था फॉर ट्रांसफर पेमेंट्स, उसको कैसे काउंटर करता है और इसका असली मकसद क्या है। गिरीश जोशी जी। आत्मजीत जी, इसमें ये कॉइन लॉन्च करने के पहले बहुत बड़ा गेम ये छोटी आंख वाले गणेश ने खेल दिया, वो ट्रम्प की समझ में नहीं आया। या तो उनका इंटरनल समझ आ गया होगा कि लुकिंग टू द डीडॉलराइजेशन का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। नवंबर में ही आप देखिए, जैसे ही ये डेप्ट बढ़ाता चला जा रहा था चाइना, 1.23 ट्रिलियन यूएस डॉलर का उसके पास ट्रेजरी बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। उसका जो डेप्ट है वो रिकवर हो नहीं पा रहा है। तो इसने बिल्कुल वहां से बता दिया कि भाई अब मैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड इश्यू करूंगा, वो चाइना डॉलर बॉन्ड इश्यू करेगा। तो उसके पास जो पैसा पड़ा है, अगर वो 1.2 ट्रिलियन अभी इस हालत में अगर चाइना में डंप करने जाता है तो चाइना के पूरा इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। अब इसके पास पड़ा है, उसका फायदा भी क्या है कि नाउ ही हैज इनडायरेक्टली सेड कि भाई मैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड इश्यू करूंगा। अब एक उसमें पहला रिस्क ये खत्म हो गया कि रशिया का $300 बिलियन जो उसने फ्रीज कर दिया, ईरान का पैसा उसने फ्रीज कर दिया, तो ये हेजीमनी उसके पास थी। चाइना ने बोला अब तुम्हारे बॉन्ड तो मैं इश्यू करूंगा, दूंगा, लेकिन मैं इश्यू करूंगा बॉन्ड, ताकि उस पर कंट्रोल आ जाएगा चाइना का। अब अमेरिका का फ्रीजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम उसने कर दिया। 1.2 ट्रिलियन में ऑलमोस्ट अभी $4 बिलियन का उसने एक्सपेरिमेंटल लॉन्चिंग कर दिया। और ट्रेजरी बॉन्ड्स, आपको ताजुब लगेगा, वो ट्रेजरी बॉन्ड्स में पार्टिसिपेंट्स जो हैं उसमें पूरे वर्ल्ड की इंस्टीट्यूट्स हैं, दे हैव टेकन 42%, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैव टेकन 24%, एसेट मैनेजमेंट मैनेजर्स जो हैं दे हैव परचेज 32%, और डीलर इज 2%। ये ऑलरेडी फर्स्ट लॉन्च में इसका इतना डिमांड है, उसको पता है। अब इसमें जो वो कॉइन के साथ हम कंपेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये इन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम क्या करा है कि वो कॉइन में डिफरेंस ये है, आपका अमेरिका जो लॉन्च कर रहा है आपका कॉइन, उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स विल बी डूइंग दैट। तो उसका जो रिलायबिलिटी है या रीपेमेंट पावर्स जो है, सोवरेन गारंटीज जो है, वो कितनी होगी उसके सामने। चाइना ने जो ECNY लॉन्च करा है, विच इज डिजिटल युआन, that is issued by the People's Bank of China। तो आप वो दोनों का सिस्टम, अब वो क्यों दे सकता है कॉइन्स, क्योंकि ऑलरेडी उसके बैकिंग में वो जो 1.2 ट्रिलियन पड़े हैं, दैट कैन बी बैक्ड बाय दिस। तो आप समझ रहे हो कि उसने पूरी एक इकोनॉमिकल सिचुएशन ही ट्रांसफर कर दी है कि अब अमेरिका उसको डॉलर यूज करने से मना कर नहीं पाएगा। उसने बहुत ही इंटेलिजेंटली उसको कन्वर्ट कर दिया कि भाई बॉन्ड तो मैं अपने तो इश्यू कर ही रहा हूं, लेकिन अब मैं यूएस डॉलर में भी बॉन्ड इश्यू करूंगा। अब ये बॉन्ड अगर रशिया ले लेता है, ईरान ले लेता है, तो विल चाइना बी एबल टू स्टॉप देम। तो उसने बहुत ही बड़ा एक गेम खेल लिया है।
अभी इसके अंदर आप देखिएगा तो पोजीशन क्या आके खड़ी हो रही है कि जापान के पास भी 1.1 ट्रिलियन है। अब इसको देख के जापान भी करेगा। इसके बाद आप देखिए तो यूएई के पास भी है। तो ये जो बॉन्ड अभी इनके जो पड़े हैं कन्वर्जन्स में डेप का, वो आइदर वेदर आर दे गोइंग टू कन्वर्ट इट। तो ये हुआ कि आपका तो पूरा डॉलर जो निकल रहा था इनडायरेक्टली अमेरिका विल बी हैप्पी टू डू दैट, क्योंकि 36 ट्रिलियन का जो डेप्ट है वो बिटकॉइन में फेल हो गया, वो रिकवर नहीं कर पाए। अब इसने उसको छोड़ के इकोनॉमिक छोड़ दिया तो चाइना ने पकड़ लिया। अब इसको दिक्कत क्या है कि चाइना ने इनको बोल दिया मैं आपको सिल्वर नहीं दूंगा, तो ये इसके लिए मैक्सिको के पीछे पड़ा हुआ है। रेयर अर्थ नहीं मिलेगा तो वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये अभी अपना फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में अभी वो उस एरियाज को अटैक कर रहा है। जैसे वेनेजुएला पे ऑयल का कंट्रोल लेना है उसको, मैक्सिको के सिल्वर पे कंट्रोल लेना है। 35 में से 28 रेयर मटेरियल ग्रीनलैंड में है, उसको वहां पे भी कब्जा लेना है। वो सारा पोजीशन आने के बाद भी चाइना उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। उसको पता है कि आप एक्सकवेशन तो कर लोगे लेकिन उसको रिफाइन कौन करके देगा, क्योंकि आज भी वो रिफाइनिंग की मोनोपोली 95% चाइना के पास है। और आप अगर उसको अभी डेवलप करने का आज से भी शुरू करोगे तो आपको कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो ये जो पूरा सिचुएशन है इसमें एवरीबडी विल बी हैप्पी टू गेट रनिंग इनटू इट। अभी आप देखिए इसने 25% भी लॉन्च करा है लेकिन इतना उसका रश है। सेकेंडली गोल्ड का जो प्रोक्योरेशन देखिए तो उनका ऑलरेडी गोल्ड प्रोक्योरमेंट सारों ने शुरू कर दिया, रशिया, चाइना, ब्रिक्स वाले जितने भी नेशंस हैं। तो वो गोल्ड प्रोक्योरमेंट में एक तो एडवांटेज ये होगा कि उसकी सॉवरेन गारंटीज जो चाइना की रहेगी गोल्ड बेस्ड, या अगर कल हमारा भी जैसे एसबीआई इज प्लानिंग टू गिव द डॉलर बॉन्ड वो इश्यू करने के लिए, वन सपोर्टेड बाय द गोल्ड। तो जो एक टाइम में हेजीमनी अमेरिका की थी गोल्ड बेस्ड डॉलर निकाल के उसने जो पूरा मोनोपोलाइज कर दिया और वेपनाइज कर दिया, उसका ये वेपन डिफ्यूज कर रहा है चाइना। और उसने एक ऐसा रास्ता दिखा दिया कि जिसके पास भी डॉलर प्लस पड़े वो अपना बॉन्ड इश्यू करने की परमिशन मांगेंगे। चाइना विल, अमेरिका विल बी नो पोजीशन टू रिफ्यूज दैट, नहीं तो वो जाके डंप कर देंगे ट्रेजरी बॉन्ड। अब देखना ये है कि सबसे ज्यादा जापान के पास है 1.1 ट्रिलियन आई थिंक, फिर 890 बिलियन डॉलर्स यूके के पास है, 750 बिलियन डॉलर्स चाइना के पास है। ये तीनों मिलकर ही अगर कुछ करते हैं तो इसलिए अभी ये ट्रम्प साहब इधर उधर जो राउंड मार रहे हैं सबके पास जा रहे हैं। तो ये जैसे इश्यू होता है, आप 2 दिन में रिएक्शन देखिए। जर्मनी का चांसलर इंडिया आता है, कनाडा का प्राइमर अभी चाइना में बैठा हुआ है, उसके साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। 49,000 व्हीकल्स चाइनीज ईवी विल बी इंपोर्टेड टू कनाडा ऑन ए कंसेशनल रेट ऑफ टैरिफ 6.5%। क्यों कर रहे हैं? ये एक ही जो इसने सगुफा छोड़ दिया है कि भाई अब मैं भी बॉन्ड इश्यू करूंगा। उनको यूएस बॉन्ड से ज्यादा क्रेडिबिलिटी अब लग रही है जो यूएस बॉन्ड इश्यूड बाय चाइना। तो आप देख लीजिए पूरा इकोनॉमिकल ढांचा ही चाइना बदलने की तैयारी में बैठा हुआ है अभी। जी, इसमें जो आपने ECNY की बात की, डिजिटल युआन एक ऑफिशियल ऑल्टरनेटिव इसलिए बन जाता है क्योंकि वो बैक बाय अपना आपका पीपल्स बैंक बैंक ऑफ ऑफ चाइना। चाइना है। उसमें इट कैन बी यूज्ड एज डायरेक्टली, ECNY कैन बी लाइक डिजिटल युआन, जैसे हम डिजिटल रुपए की बात कर रहे थे, तो और मनी कैन बी कन्वर्टेड टू अ डिजिटल युआन फ्रॉम अ नॉर्मल करेंसी, और उसको डिपॉजिट अर्निंग भी होगा, वो इंटरेस्ट अर्निंग भी होगा। जैसे आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो बैंक आपको उससे पैसा भी देगा और फुली कन्वर्टेबल होगा वो पैसा। तो एक तरीके से उसको चाइनीज गवर्नमेंट बैक कर रही है कि वी आई प्रॉमिस टू पे, जैसे हमारे नोट में लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे सो मच, सो जितने रुपए, 100 रुपए है या 1000 रुपए का नोट है या 2000 रुपए का नोट है, तो उतना वो कहते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे। तो ई कॉइन भी, जो ECNY इनका जो है, वो स्टेबल कॉइन के अगेंस्ट एक वैलिड नेशनल करेंसी है। इसका मतलब तो यही निकलता है। आपने जो बात की कनाडा, अभी कनाडा के प्रधानमंत्री, उनके प्रीमियर जो हैं मार्क कर्नी, वो IMF में भी रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में भी रहे हैं, एक और वो चाइना गए हुए थे। और चाइना में कल उन्होंने कहा कि वी हैव हैड स्ट्रेटेजिक मीटिंग विद चाइना, और हम सिक्योरिटी गारंटी के लिए भी चाइना के साथ मिलकर काम करेंगे। और उन्होंने एक फ्रेज जिसको हम कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उन्होंने कहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब बनेगा जिसमें चाइना और कनाडा मिलकर काम करेंगे। अब कनाडा, आपको पता है कि अमेरिका को मेजर सप्लायर है। उनके सुपरमार्केट्स और स्टोर्स जो हैं खाली हो जाएंगे अगर चाइना से एक दिन की सप्लाई भी रुकती है। बिजली वहां से आती है, लंबर वहां से आता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता है, क्रूड आता है। चाइना ने कनाडा और मेक्सिको में ई व्हीकल्स की फैक्ट्री लगा दी है, क्योंकि पहले यूरोपियन यूनियन ने 45% की ड्यूटी लगाई, अब कनाडा ने भी 6.5% कर दी, और स्पेन में भी 2026 के मिडिल में आई थिंक उनकी BNY की जो है वो फैक्ट्री चालू हो जाएगी गाड़ी बनाने की।
एक खबर हमने और देखी थी जिसमें चाइना के पास 1.6 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस आया है इस फाइनेंशियल ईयर में, जबकि अमेरिका के साथ उनके ट्रेड वॉर चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस तो कहीं रुका नहीं। आप शुरू से बोलते रहे हैं कि ऑल्टरनेट मार्केट चाइना ढूंढ चुका है। अफ्रीका में उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, मिडिल ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, सेंट्रल एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, वियतनाम को वो अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा मानता है। इसीलिए वियतनाम और इंडोनेशिया और फिलीपींस की जो जीडीपी है वो रेगुलरली ग्रो कर रही है। इंडोनेशिया 3 ट्रिलियन पे आ गया है। हम भारत के अगर परिवेश में बात करें तो भारत की इकोनॉमी 3.4 ट्रिलियन डॉलर सरकार बता रही है। ऑफिशियल क्लेम 4 ट्रिलियन करे, 3.25 करे, पर 3.4 ट्रिलियन मान लीजिए इकोनॉमी अपनी मान भी लेते हैं तो हम 2.25 से 3.5 पे पहुंचे। अगर हम 8% ग्रोथ से, जैसे कि सरकार क्लेम करती है हम 7% ग्रोथ में हैं, तो अभी तक हम 7.5-8 ट्रिलियन की इकोनॉमी होते। हम बीआरआई का हिस्सा ना नहीं बने। उधर हमने क्या नाम है, डोकलाम में, और आपने देखा अरुणाचल में भी चाइना के साथ हमारी जो है एस्केलेशंस हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई। इस सारे विषय में भारत की जो व्यापार नीति है, वैश्विक बाजार नीति, जिसमें हम डिजिटल रुपया लॉन्च करने की बात कर रहे थे पर उधर युवान ने लॉन्च भी कर दिया, हम कहां खड़े हैं इस सारे परिवेश में? मैं जरा आपसे ये समझना चाहता हूं। देखिए आत्मजीत जी, 85-90 तक गुजरात ने बहुत सारी कोशिशें करी थी कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए और वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। अभी उसी प्रोग्राम में जो एक मैं गुजरात लोकल प्रोग्राम में सुन रहा था, जयनारायण व्यास जो ये सारे एक्टिविटी में बहुत उनका बड़ा रोल रहा था, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि गुजरात में इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए एक तो सोलम पावर दे गया था अधिकारियों को कि वो डिसाइड करें, और वो he was successful in bringing Reliance, successful in bringing other major industries into गुजरात, और ये शुरू हुआ। आपकी जो एटीट्यूड आ गई आज से 15 साल के बाद कि आपने वो बनिए वाला दिमाग लगा दिया कि भाई अगर ये बनाता है और वो खरीदता है तो बीच में मैं माल बेच के कमीशन क्यों ना खाऊं। तो वी रादर स्टार्टेड बिकमिंग अ ट्रेडिंग स्टेट रादर देन अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। तो ये जो नुकसान हमने भुगता, आपकी जो एमएसएमई की लिमिट थी कि भाई स्मॉल इंडस्ट्रीज आपको करेंगे वो 1 करोड़ 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में वो बता रहे थे, तो अभी आपने उसको अगर 2 करोड़ का टर्नओवर कर दिया तो 2 करोड़ की इंडस्ट्री कहां से आपकी एमएसएमई होगी। फिर आपने जो फ्री प्रोजेक्ट्स में, उस वक्त में ऐसा होता था कि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स बनते थे, उनके जो ये एरियाज एलोकेट करते थे उसमें प्री फैब्रिकेटेड आपको शेड्स मिलते थे, लोकेशन मिलते थे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलती थी और सब्सिडी मिलती थी। आपने धीरे से रह के बंद कर दिया कि बड़े बच्चे कमाएंगे तो बड़ा पैसा देंगे, छोटे वाले उनके पीछे लगे रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ऑटोमेशन आने लगा, तो जिस जगह में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में 10 आदमी नौकरी करते थे, वहां पे आज 1 करोड़ में 5 आदमी नौकरी कर रहे हैं। तो वेदर डिड यू डू एनीथिंग टू सेव या डाइवर्ट करने का उसकी वजह से, तो ये जो आपकी पूरी गिनती खत्म हो गई। आज आप प्रो रेटा कंपेयर करें कि इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, तो कहीं पर भी वो रेशियो भी फिट नहीं बैठता है। आपने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखा दिया लेकिन आदमी कितने काम कर रहे हैं, 10 या 20। वही हालत हो रही है आपकी सर्विस सेक्टर में। थोड़ा सा आपको होप मिला था कि सर्विस सेक्टर में बहुत सारा जॉब आएगा, लेकिन सर्विस सेक्टर की हालत ये है कि इट इज वेरी अनसर्टन। आपको कब काम मिलेगा, कब कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, कितने आप रिक्रूट करोगे, नहीं होगा, नहीं पता है आपको। तो ये अनसर्टनिटी को जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे, इसका सीधा सा एग्जांपल आप अच्छे से ले सकते हो, दैट इज जर्मनी एंड चाइना। चाइना ने, आपको इनिशियली पता हो तो हम लोग भी साथ में ही ग्रोथ हमारा शुरू हुआ था, लेकिन उसने एक शुरू क्या किया था कि उसने फार्म्स के साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को मर्ज किया था। उन्होंने सारे फार्मर्स को बुला के बोला था कि भाई आपकी अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो 2 लोग फार्मिंग करेंगे, तो 2 लोग वहां पे स्क्रैप मोल्टिंग का आप काम करिए। तो जितना भी स्क्रैप आसपास में होता था उसका वो लोग मोल्टन बना के वो बेच देते थे और वो बड़ी इंडस्ट्री रन के ले जाती थी। आप इमेजिन करिए कि सर्टिफिकेट एरिया, और यही पोजीशन इसकी रिवर्स अगर आप देखो, जर्मनी में उन्होंने क्या करा था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको ही बोला था कि आप ही अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए, आप ही आदमियों को ट्रेन करिए, ताकि 5 साल में आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के आदमी आपके पास तैयार होंगे। ऑन द अदर साइड हमारे पास उसके लिए छोटी मोटी अरेंजमेंट जो थी वो आईटीआईज में थी। तो आईटीआईज में जो बच्चे ट्रेन होते थे उनको बाद में कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी रहा ही नहीं, और या तो हुआ कि आईटीआई कभी भी अपने आप को रनिंग इंडस्ट्रीज की मशीनरी के साथ कभी अपने आप को तालमेल नहीं बिठा सकी। वहां पे आपके ऑटोमेटिक स्विंग मशीन्स आ गए, अभी आप यहाँ पे वो मैनुअल स्विंग मशीन पे ट्रेनिंग दे रहे थे। इलेक्ट्रिकल्स में जितने सारे गैजेट्स आ गए, उसके बजाय आप उनको वायरिंग का ही सिस्टम सिखा रहे थे।
तो दिस आर द रीजन मेजर्स विच वी हैव फेल्ड, और इसका इफेक्ट तो आपको 10-12 साल के बाद ही मिलता है, जब आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं। दैट इज व्हाट वी आर फेसिंग। और इसी को पोजीशन में आप देखिए कि जर्मनी और चाइना आज कहां पर है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक लोगों को ट्रेनिंग करना शुरू करा था, और दे हैव गॉट द, आज पूरे वर्ल्ड में जहां भी आप देखिए तो टॉप इंजीनियर्स में आपको चाइनीज ही मिलेंगे। हालांकि इंडियन इंजीनियर्स मिलने चाहिए थे आपको। आपने सॉफ्टवेयर में खुद ही बच्चों ने मेहनत करी, वो आईटीआई में अपने आप को आईटी में ट्रेन करने लगे, तो उनको बाहर का जॉब मिलने लगा। तो व्हाई कांट वी जस्ट सपोर्ट द चिल्ड्रन टू गेट एंड अर्न दिस? लेकिन हम लोगों का क्या, प्रायोरिटीज आर नॉट दैट। हमारी प्रायोरिटीज अभी बदल चुकी हैं 10 साल में, कि हम लोगों को वो डेवलपमेंट तो बाद में करेंगे, पहले तो पूरा देश कैसे हथिया लिया जाए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाए, कैसे भी करके 2/3 स्टेट हमारे अंडर में आ जाए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, क्योंकि वो स्टेट ही सबसे बड़ा हैंडीकैप है। तो हमारी प्रायोरिटीज जैसे डिविएट होती चली जा रही है, मैं नहीं समझता हूं अगर इसमें कोई रिफॉर्म रिवर्स में आएगा तो आपका काम होगा। अभी आप देखिए दूसरे कंट्रीज का आप इतना ही रिएक्शन देखिए कि नाटो खुद सोच रहा है कि अभी अमेरिका के साथ नहीं जा पा रहे, उनके चेंजेस आप एविडेंट है। आप देखिए जर्मनी इधर आ रहा है, कनाडा, चाइना जा रहा है, वहां पे भी सैंक्शंस लगने के बाद अमेरिका को छोड़ के उनकी जो जनरल मोटर्स हैं, फॉक्सवैगन है, ये लोग जाके वो वहां पे शी जिनपिंग से मुलाकात करके बोलते हैं कि भाई हमारी इंडस्ट्री चलने दो। वो भी बिजनेसमैन है, उसने बोल दिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगर उनके पास सरप्लस मटेरियल होगा तो आपको देगा। सो ही केप्ट अ वे आउट। तो ये अमेरिका को समझना चाहिए कि चाइना से दुश्मनी तो कोई कॉमर्स वाला तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं। और उसी का सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपका एलन मस्क ही है। उसकी टेस्ला 75% चाइना में उस तरह से सोर्सेज हो रहे हैं, वो बंद नहीं कर पाएगा। वॉलमार्ट का 85% एफएमसीजी का प्रोडक्ट चाइना में बन रहा है, वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। और अभी जैसे वेनेजुला में आपका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, उसके बाद भी आप रिवर्स आने के लिए तैयार नहीं है, आप आगे ही चले जा रहे हो विथ आई डोंट नो व्हाट थॉट इट इज। जब ये एक्सॉन जैसी कंपनी के चेयरमैन ने, सीईओ ने बोल दिया कि भाई ये इन्वेस्टेबल है, वेनेजुला में पैसा नहीं लग सकता है, तो आपने उसी को ही नेगेटिवेट करना शुरू कर दिया कि मैं उस पर रिएक्शन करूंगा, उसने ऐसा कह दिया। दिस इज नाउ हाउ, नॉट हाउ द इकोनॉमी रन। तो अभी आप समझ लीजिए कि डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स, और फिर अभी जो ये यूएस डॉलर बॉन्ड जो दूसरे कंट्रीज इश्यू करना शुरू करेंगे, तो वेयर यू विल बी, आपका जो बड़ा हथियार था एक स्विफ्ट का, जिसमें आप बैंक का ट्रांजैक्शन कंट्रोल करते थे, वो ऑलमोस्ट अभी 50% तो नल एंड वाइड हो गया, क्योंकि सब अपने अपने ब्लॉकचेन से डील कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बार्टर सिस्टम से डील कर रहे हैं, लोकल करेंसी में पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है आपका। 71% जो डॉलर का ट्रांजैक्शन में जो होल्ड था वो ऑलमोस्ट 51% तक आ चुका है। उसके बाद आपका डॉलर का जो दादागिरी था वो भी खत्म हो रहा है, स्विफ्ट भी खत्म हो रहा है, आपके बॉन्ड्स भी खत्म हो रहे हैं। तो आई डोंट थिंक वेयर आर दे गोइंग, लेकिन चाइना, रशिया एंड दीज पीपल टुगेदर एक नया एक डोमेन खड़ा कर रहे हैं, जिसमें एवरीबॉडी विल हैव टू वॉक इन। इफ यू डोंट वॉक इन देन यू विल बी सोमालिया, ये कंफर्म हो जाता है जी। अच्छा, इसमें एक चीज बात और मेरे दिमाग में आती है कि चाइना ने पहले अपने आप को प्रोडक्शन हब बनाया, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 85 to 90% यूटिलाइजेशन पे लेके गए, प्रोडक्ट इनोवेशंस की, उनको सस्ता किया, और जब उनके पास एक कैपेसिटी बन गई तब उसको मार्केट में लॉन्च किया, और उसके बाद मिलिटराइजेशन की तरफ बढ़े। आज की डेट में पाकिस्तान के साथ JF-10 बना रहा है, PL-15 मिसाइल्स बना रहा है। मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट में भी देखा जाए तो अपने पैसेंजर, आपने खुद बताया था कि उन्होंने अपने पैसेंजर प्लेन बोइंग की टक्कर का बना लिया है, जिसके ऑर्डर्स भी प्लेस हो गए हैं। अब बात यह आ जाती है कि हमको प्रोडक्शन पावर हाउस बनना चाहिए था, चाहे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में हम बढ़ते आ गए, या मैनुअल प्रोडक्शन में बढ़ते, या मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ते। मैन्युफैक्चरिंग में तो 17% से 13% आ गए, और ऊपर से हम इजराइल के साथ ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। हम मिलिटराइजेशन की तरफ बढ़ तो रहे हैं, पर उसका प्रोडक्शन बैकअप नहीं है, क्योंकि जितनी भी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मैंने क्रॉस इंडस्ट्री बात की है, 70 से 75% हमारी कैपेसिटी है इस टाइम, प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसका मतलब है कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रियलाइज नहीं कर पा रहे। हमारा जो भी माल बन रहा है वो महंगा मिल रहा है। हम $160 बिलियन के चाइनीज इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और चाइना ने अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर, अपना ECNY लॉन्च कर दिया है, जो स्टेबल कॉइन को सप्रेस करेगा। और दूसरी बात आपने जो बताई कि वो खुद के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करेगा, यानी कि यूएस के डॉलर की हेजेमनी को चारों तरफ से डॉलर वो बॉन्ड्स। कंट्रोल करेगा जी। और डॉलर बॉन्ड्स, और ब्रिक्स करेंसी की जहां तक बात आई, ब्रिक्स करेंसी गोल्ड बैक्ड होगी। ऑलरेडी ब्राजील, रशिया और चाइना ने इसका फैसला कर लिया है। भारत के पास प्रेसिडेंसी है, भारत के पास अभी भी वैश्विक विकल्प बचे हुए हैं। तो अगर कोई सजेशन देनी हो भारत की सरकार को, क्या देंगे सजेशन? भारत की सरकार को क्या करना चाहिए आज की डेट में? जी।
एकदम एविडेंट केस आप प्रैक्टिकल देख लो। चाइना लास्ट 15-20 साल से अफ्रीका में गया था, उसने उनको इतना ही समझाया कि भाई आप यहाँ पे स्कूलें बनाइए, मैं आपको रोड बना के देता हूँ, आपको रेयर अर्थ मटेरियल में लूंगा तो उसके सामने मैं आपको डेवलपमेंट करके दूंगा। उसी की जगह पे अमेरिका क्या करता था, कॉलोनियों की तरह घुसता था, उनके जो असंतुष्ट लोग थे उनको हथियार देता था, और वो सब जगह उसने वही करा है। फिर एक फियर फैक्टर खड़ा करके वो अपने हथियार भी बिकवाता था। अभी पूरी खुल जाने के बाद किताब आप देखिए कि 7 साल तक इराक और ईरान की जो युद्ध हुआ था उसमें फाइनेंस कौन कर रहे थे? इजराइल एक को कर रहा था, अमेरिका दूसरे को कर रहा था। मतलब इनका ये थियरी हो गया है कि कहीं पर भी एक वॉर लाइक एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, अपने हथियार बेचो और खुश रहो। उसी के सामने चाइना ने अपने आप को धीरे धीरे अंदर एक बिजनेसमैन घुस के उनको डेवलपमेंट का सिखा के, उनको डेवलपमेंट दिखा के, तो अभी आप बताइए कि ये पूरा एटमॉस्फेयर ही जहां चेंज हो रहा है, जहां पे आप कॉमर्स की बात कर रहे हो। आप देखिए कि 370 हटने के बाद भी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बेचारे बहुत ही एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने बोला था कि 370 हटने के बाद हम लोगों ने मैप में दिखा, चाइना ने इसी टाइम पे वो सियाचिन वगैरह जो हमने दिखा दिया था कि हमने इसको यूनियन टेरिटरी बना दी है, तो सियाचिन भी गया और पीओके भी गया। तो जैसे ही हम लोगों ने मैप में दिखाया तो बोले वो चाइना पहुंच गया था पाकिस्तान, कि भाई ये तो मैप में दिखा रहे हैं। तो चाइना ने उनको एक ही वर्ड बोला कि यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट, अगर तुमको कुछ लफड़ा होगा तो मैं बैठा हूं, और उसका सिंदूर में प्रूफ दे दिया उसने। तो हम लोग उसी वक्त, आप एक देखिए कि कोइंसिडेंस क्या है कि आप फोरसाइट नहीं रखते हो, आपको डेवलपमेंट करना था मुंद्रा से हाइफा का एक पैरेलल रूट टू बीआरआई, आपने बीआरआई ज्वाइन नहीं करा। अब वो थाईलैंड मलेशिया से लेके यूरोप तक पहुंच गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अभी भी आप देखिए चौबार और ग्वादर पे जो लफड़ा चल रहा है वही हो रहा है कि उसको आपको लिंक करना है। तो अगर आप लिंक करोगे तो फिर आप बीआरआई में चाइना के सामने छोटे पड़ जाओगे क्या? ये आपकी मानसिकता थी। तो ये आप देखिए कि अभी ब्रिक्स कंट्रीज जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान चाइना पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। या तो उसका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है या उसका टेक्निकल एक्सपर्टीज लगी हुई है। तो अभी आप सोचिए कि अभी आपको वॉर एटमॉस्फेयर तो क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो आप अभी हथियार बना के बेचोगे किसको? चाइना की इनडायरेक्टली फाइनेंशियल कॉलोनीज जो है वो तो आपस में लड़ने से रही। अभी आप देखिए रिसेंट इश्यू था थाईलैंड और इसका, नहीं हुआ, कंबोडिया। वो ट्राई करा उन्होंने कोशिश, लेकिन वो बाद में डिफ्यूज हो गया। वो ईरान में हुआ, ईरान में इन्होंने कोशिश करी, 24 घंटे में डिफ्यूज हो गया। पीपल हैव नाउ रियलाइज कि भाई शांति से रह के डेवलपमेंट करना ज्यादा हितवा है पब्लिक में, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग आपस में लड़ते रहे और एक दूसरे को मार काट करते रहे। अब सूडान भी धीरे धीरे सुधरने लग गया है, अफ्रीका को ये ज्ञान हो गया है, तो अफ्रीका ने तो आधे कॉलोनियों को, उनके मालिकों को निकाल के बाहर कर दिया कि भाई अभी हम लोग हमारे ही रॉ मटेरियल बेचेंगे, हम ही कमाएंगे, हमको आ गया है धंधा करना। तो आई थिंक जब पूरा परिप्रेक्ष्य चेंज हो रहा है तो अभी भी आप वही ब्यूगल बजा रहे हो कि हम अभी ड्रोन बनाएंगे, हम मिसाइल बनाएंगे, लेकिन आप मारोगे किसको? आज अगर पाकिस्तान कुछ भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, चाइना विल नॉट अलाउ हिम, कि उसकी उसका आधा ट्रिलियन रुपीस लगा हुआ है ग्वादर और चाबार पोर्ट में लिंक अप करने के लिए। तो वो अब ये सोचेगा कि उसका इतने सालों का जो पूरा डेवलपमेंट किया हुआ है, वो सीपीसी में उसका पैसा लगा हुआ है, अफगानिस्तान में पैसा लगा हुआ है, तो ही इज लुकिंग एट अ कमर्शियल एंगल। तो वो चाहेगा कि युद्ध न हो और शांति से हो जाए, जो होता है वो 2-4 दिन में निपटा दिया जाए। तो दिस इज द पोजीशन, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि नाउ आर यू प्रेफरिंग कॉमर्स, और आप अभी भी इजराइल बनने की कोशिश कर रहे हो कि हम हथियार बना देंगे तो सारे आसपास वाले डर लेंगे, दैट टाइम इज गॉन। तो आपको आपका माइंडसेट चेंज करके यू हैव टू गो विद द डेवलपिंग कंट्रीज। अब वो डेवलपिंग कंट्री यूएस और यूरोप नहीं है, जी उनका तो भट्ठा वैसे ही बैठ गया है, जी अभी वो लोग जी ऑलरेडी डिपेंडेंट है। तो वी विल हैव टू चूज नाउ कि वेदर वी आर स्टिल विद ब्रिक्स एंड वर्किंग फॉर पीस, और हम लोग अपने आप को युद्ध का बड़ा मशीन जी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। इनफैक्ट आपने जो भी बात की उससे मुझे ये समझ में आता है कि अमेरिका और चाइना की जो ट्रेड वॉर है उसमें चाइना ने अपने एनिमी की कमजोरी को पहले पकड़ा, और उस कमजोरी को पकड़ के उन्होंने कहा कि ये स्टेबल कॉइन इज नथिंग बट पेमेंट टोकन्स, इसमें कोई बैकअप नहीं है। यूएस की रिस्ट्रिक्शंस खुद बनाई हुई हैं क्योंकि वो बैकअप नहीं दे रहे हैं उसको। उसके बदले में आपने कहा कि ये लीजिए कि मैं अपनी ई युआन लॉन्च करता हूं और मैं इसको डिपॉजिट बेस पे रखूंगा और इस पे इंटरेस्ट भी दूंगा। तो इंटरेस्ट बेयरिंग डिजिटल युआन स्टेबल कॉइन के आगे मजबूती से खड़ा हो गया। तो दुश्मन की कमजोरी पर काम करके आप अपनी करके इस तरीके की चीजें करके, तो बहुत सारी सीख
इस छोटे से परिवेश से मिलती है कि 2027 में आपको लॉन्च करना था अपना स्टेबल कॉइन और 2026 में ही चाइना ने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और इसी वजह से चाइना आज की डेट में नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस है। बाकी कंट्रीज उसके साथ इसीलिए अलाइन हो रहे हैं क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में ग्लोबल साउथ की लीडरशिप कह देने से नहीं है, कर देने से है। चाइना आज की डेट में ग्लोबल साउथ का लीडर है। मोदी जी को अगर विश्व गुरु बनना है तो उनको चाइना की तर्ज पर काम करना चाहिए, ना कि इजराइल और अमेरिका की तर्ज पर। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।